वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो फ्रॉम बंक टू ब्रेन्स। ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है अप्लाइड फिजिक्स 1 की, जहाँ पे हम यूनिट 4 का सेकंड पार्ट जो कि हमारा लेजर्स है उसको करने वाले हैं। एक एक छोटा सा पॉइंट मैं पहले बता देता हूँ। अगर आपको कहीं भी मेरा लेजर्स ऐसा लिखा हुआ दिखे तो उसमें ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ रखी होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने ऐसे क्यों लिखा है, यहाँ पे जेड क्यों डाला है इसकी जगह। ठीक है, वैसे लेजर्स की स्पेलिंग LASER होती है और ये मेरे को भी पता है, मैं भी पढ़ चुका हूँ इसको 6 महीने। तो जहाँ पे भी अगर मैंने कहीं पे भी जेड यहाँ पे लिख रखा होगा तो उसको खुद करेक्ट कर लेना। LASER होती है। मेरे को थोड़ी सी आदत हो गई है लिखते लिखते एस की जगह जेड लिख देता हूँ मैं। तो अब हम एक तरह से टॉपिक ही हो जाएगा ये, क्योंकि ये यूनिट 4 का सेकंड पार्ट है। यूनिट 4 में दो चीज़ें आती है, एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक लेजर्स। तो हम लेजर्स करेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है ये। लेजर्स लाइक बहुत ही ज़्यादा सिर्फ थ्योरेटिकल है। इसमें एक वो है बस, आइंस्टाइन ए और बी कोफिशिएंट वाली छोटी सी, मतलब आप डेरिवेशन बोलोगे या जो बोलोगे, बहुत छोटी सी है वो, पर उसके अलावा सब थ्योरी है इसमें और बहुत आसान है। टेबल ऑफ कंटेंट्स वैसे तो मैंने आपको दिखा दिया था फर्स्ट पार्ट में, बट फिर से मैं एक बार वो करा देता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे जेड लिख रखा है, इसको एस कर लेना, ठीक है ना, खुद। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू लेजर। लेजर्स है क्या, कैसे काम करती है, कैसे डिफरेंट है नॉर्मल लाइट से। कोहेरेंस ये हमने वैसे यूनिट 3 में पढ़ा था, बट मैं आपको एक और बार समझा दूंगा। ये आइंस्टाइन ए बी कोफिशिएंट्स जो है ये हम देखेंगे, नया टॉपिक है आपके लिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन नई चीज़ है आपके लिए। ऑपरेशन ऑफ लेजर देखेंगे कि कैसे काम करती है। हीलियम नियॉन एंड रूबी लेजर्स में डिफरेंस देखेंगे। ये जो डिफरेंस है ना, ये आपका 5 नंबर का आता है बहुत आसान से। और मेरे को एक और चीज़ याद है, जैसे हम इसमें देखेंगे ऑपरेशन ऑफ लेजर्स में 3 लेवल एंड 4 लेवल लेजर्स एक कॉन्सेप्ट होता है। हीलियम नियॉन जो है 4 लेवल होती है, रूबी लेजर जो है 3 लेवल होती है। अब मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मेरे टाइम पे क्वेश्चन गलत फ्रेम होकर आया था। जो 3 लेवल होती है वो एक्चुअली, मतलब क्या बोलेंगे उसे, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। मतलब बेटर जो है 4 लेवल होती है। जो लेज़र होती है जैसे कि हीलियम नियॉन। क्यों? क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस लेज़र आती है, इसमें जो है पल्स में आती है। जो रूबी लेज़र होती है मतलब एक बार आई, फिर दूसरी बार आई, फिर तीसरी बार, ऐसे करके आती है। तो मेरे में क्वेश्चन ये आ गया था, हाउ 3 लेवल इज़ बेटर देन 4 लेवल। बल्कि क्वेश्चन होना चाहिए, हाउ 4 लेवल इज़ बेटर देन 3 लेवल। तो अगर ऐसे आपके में भी कभी गड़बड़ होती है ना, तो उसको प्रिंटिंग एरर समझ के आंसर वही लिखा करो जो बनता है अपना। वो रामखता मत बनाने लग जाया करो कि मैं तो 3 लेवल को बेटर दिखा दूंगा 4 लेवल से। नहीं होती, 4 लेवल बेटर है तो 4 लेवल ही लिखोगे, वो प्रिंटिंग मिस्टेक होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं लेज़र से। सबसे पहले तो लेज़र जो है वो एक खुद शॉर्ट फॉर्म है किसके लिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। आई नो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इसको समझने में, बट ये धीरे धीरे करके सारे के सारे वर्ड जो है समझ आ जाएंगे। पहले तो ये शॉर्ट फॉर्म जो है याद करनी ज़रूरी है। 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है, या फिर किसी क्वेश्चन में ही ऐड कर सकते हैं छोटा सा पॉइंट कि गिव फुल फॉर्म ऑफ लेज़र। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट एम्पलीफाइज लाइट। अब ये याद रखना, जो आप जैसे आप रेड कलर की लेज़र, ग्रीन कलर की लेज़र देखते हो, वो जो लाइट आ रही है उसे लेज़र नहीं बोलते हैं। जिस डिवाइस से वो आ रही है, जहाँ पे कुछ हो रहा है उसके अंदर तामझाम, उसको हम लेज़र बोलते हैं। ठीक है ना। तो द प्रिंसिपल ऑफ लेज़र इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, फर्स्ट प्रेडिक्टेड बाय आइंस्टाइन इन 1916। प्रेडिक्टेड बाय आइंस्टाइन इन 1916। अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है लेज़र की। ठीक है, एक कॉपी पेन जरूर लेके बैठा करो जब भी मेरी वीडियो देखो, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो मैं इसमें नहीं लिखे होते। अब जैसे ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, आप खुद लिखोगे। क्योंकि मेरे पास जो कंटेंट है इन सब की डेफिनेशंस के लिए, वो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देगा और समझ नहीं आएगी। इसलिए इसको मैं सिर्फ बताऊंगा, आप पेन कॉपी ले लो, चाहे वीडियो स्लो कर लेना, समझना है वापस लिख लेना, पर इसको लिखते रहना, साथ साथ में याद भी होता है। डायरेक्शनलिटी। डायरेक्शनलिटी मतलब जैसे आपने देखा होगा कोई लाइट सोर्स है मेरे पास, या फिर आपने देखा होगा आपके घर में जो बल्ब लगी रहती है, जब उसको ऑन करते हैं तो उसकी लाइट जो है चारों तरफ फैलती है ना। ऐसा नहीं होता कि एक पॉइंट पे आ रही है। लेज़र होती है, लेज़र चारों तरफ फैलती नहीं है, लेज़र एक पॉइंट पे आती है, इसलिए उसमें डायरेक्शनलिटी होती है। हाई इंटेंसिटी मतलब, इसको आप लेमन टर्म में अगर मैं समझाऊँ तो एक तरह से पावर। जैसे मैंने एक कमरे में एक 100 वॉट का बल्ब लगाया, ठीक है, और मैंने उसी कमरे में 100 वॉट का लेज़र लगाया, तो इंटेंसिटी 100 वॉट का जो लेज़र है उसकी ज़्यादा होगी, 100 वॉट की बल्ब की ज़्यादा नहीं होगी। हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस, कोहेरेंस अभी हम नीचे समझेंगे, कोहेरेंस आपको समझ आ जाएगा, बट मेन यही होता है कि इसकी हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस होती है। मोनोक्रोमेटिसिटी,
आपको न्यूटन में भी और मिचेल्सन मोल ने जो एक्सपेरिमेंट था, उन दोनों में हमने क्या देखा था, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं हम। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर। इसमें लेज़र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोनोक्रोमैटिसिटी होती है, मतलब ये एक ही कलर की होती है, ऐसे वाइट लाइट की तरह नहीं होती कि विपग्योर है पूरा का पूरा। ठीक है, ये सारी। अब यहाँ पे कंपैरिजन भी है। अगर वैसे तो ऑर्डिनरी लाइट और लेज़र का इतना पूछा नहीं जाता, बट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र ज़रूर पूछा जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। नॉट मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक, मल्टी डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, इनकोहेरेंट, एग्जांपल वाइट लाइट, ये कोहेरेंट होती है। हीलियम नियॉन लेज़र डज नॉट ट्रैवल एज कंसंट्रेटेड एंड पैरेलल बीम। ट्रैवल एज कंसंट्रेटेड एंड पैरेलल, पैरेलल बीम मतलब स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये जो है फैल जाती है हर जगह। कंसंट्रेटेड मतलब एक लाइन में चल रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी एक ही लाइन में है। स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये अभी समझ आएगा हमें। स्टिमुलेटिव एमिशन, ये भी हमें समझ आएगा अभी। ठीक है। कोहेरेंस क्या होता है? इट इज बेसिकली रेफर्स टू द डिग्री ऑफ को रिलेशन बिटवीन द फेज एट डिफरेंट पॉइंट इन अ लाइट, इन अ बीम ऑफ लाइट। अब दो टाइप के होते हैं कोहेरेंस, एक होता है टेम्पोरल, एक होता है स्पेशियल। अ बीम ऑफ लाइट इज सेड टू पोजेस टेम्पोरल कोहेरेंस if the phase difference of the two waves crossing the two points lying along the direction of propagation। मतलब जैसे ये मेरे पास एक लाइट वेव है, ऐसे ऐसे करके, ये दो पॉइंट है। ठीक है। अगर मैं एक यहाँ पे ले लूँ पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, ये ले लूँ प्यू, पी ले लूँ, ये ले लूँ क्यू। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा इसका जो वो है, अगर इस पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं, जो कि पॉइंट जो है इसके लाइन ऑफ प्रोपगेशन में पड़े हुए हैं, तो मैं उसे टेम्पोरल कोहेरेंस बोलूंगा। बट वहीं पे अगर मेरे पास ये लाइट है, एक पॉइंट इसका यहाँ है, एक पॉइंट इसका यहाँ है, तो ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया एक दूसरे के। यही यहाँ पे भी यही लिखा है, if the phase difference of the waves crossing the two points lying on a plane perpendicular to the direction of the propagation of the beam is time independent। देखो दोनों टाइम इंडिपेंडेंट है। मेन वो कहाँ है, ये जो है परपेंडिकुलर है और ये जो है अलोंग द डायरेक्शन। अलोंग द डायरेक्शन मतलब ये पैरेलल हो गए। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल भी है, ये देखो, ये टेम्पोरल कोहेरेंस है। वेव पासिंग थ्रू पी एंड क्यू इज टाइम इंडिपेंडेंट। एक ही पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है, और ये डायरेक्शन उसी में जहाँ पे वेव चल रही है। ठीक है। मतलब ये एक सिंगल उस पे आ रहे हैं, और ये जो है परपेंडिकुलरली आ रहे हैं। स्पेशल कोहेरेंस उसको बोलते हैं। ठीक है। पॉइंट पी एंड क्यू ऑन प्लेन आर टाइम इंडिपेंडेंट, दोनों टाइम इंडिपेंडेंट है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्वांटम ट्रांजिशन क्या होता है, आपने पहले भी सुना होगा। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो नहीं, कोई और एग्जांपल दे दे। कोई भी एटम है, कोई भी एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन जो है मेरा E1 शेल में है। ठीक है। एनर्जी फर्स्ट एनर्जी में है। मैंने बाहर से उसको एनर्जी दी बहुत सारी, तो वो उठ के जो है E2 में चला गया। E2 में आ गया। अब वो धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। फिर जैसी उसकी एनर्जी E1 सेल के इक्वल आई, तो वो E1 में आ गया वापस। तो इसे हम क्वांटम ट्रांजिशन बोलते हैं। An atom can move from one energy state to another when the atom receives or release that energy and move from one energy state to another. It is known as quantum transition। वही जो मैंने समझाया, E1 E2, यहाँ से इधर चला गया जैसे ही इसने एनर्जी रिसीव करी, और फिर जैसे ही रिलीज करी वो वापस यहाँ से आ गया। ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट इज रेडिएशन। लेट अस कंसिडर टू एनर्जी स्टेट्स E1 एंड E2। ये एक्चुअली रेडिएशन, तो रेडिएशन और मैटर का जो एक साथ हम देखते हैं कि कैसे वो एक दूसरे के साथ एक्ट करते हैं, वो वाला टॉपिक है। ठीक है। लेट अस कंसिडर टू एनर्जी स्टेट्स E1 एंड E2 ऑफ एन एटम। ठीक है। E1 इज द लोअर एनर्जी स्टेट वाइल E2 इज द एक्साइटेड स्टेट। समझ आ गया? ये हमारा E1 है, ये लोअर एनर्जी स्टेट है, और जैसे ही इसमें एनर्जी आएगी तो ये E2 में चले जाएगा, जो कि हमारा एक्साइटेड स्टेट है। Let a monochromatic radiation of frequency mu be incident on the medium. The radiation may be viewed as a stream of photons, each photon carrying an energy of h mu. If h mu is equal to E2 minus E1, the interaction of radiation with atoms leads to the three different process taking place. अब h mu जो है वो हमारा क्वांटा है। क्वांटा मतलब पैकेट ऑफ रेडिएशन, मतलब जो लाइट हमारे पास आ रही है, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन जो हमारे पास आ रही है। अब ये जो एच म्यू है, ये हमने किसके इक्वल रखी है, इस एनर्जी डिफरेंस के। ये जो एनर्जी गैप है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, ये हमारा एच म्यू है। मतलब जैसे ही इसको एच म्यू मिलेगा, ये सीधा E2 पे चले जाएगा, और जैसे ही इसमें से एच म्यू निकलेगा, ये वापस E1 में आ जाएगा। तो इसमें हम पहला केस लेते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन मतलब रेडिएशन उसने रिसीव करी है इलेक्ट्रॉन में। ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे।
तो क्या हुआ है यहाँ पे पहले केस में, एच म्यू यहाँ से आया है, इसके पास एनर्जी है E2 माइनस E1, जितना इसके बीच में डिफरेंस है, ये इनिशियल स्टेट है इसकी। जैसे ही इसने एनर्जी ली, ये पहुंच गया है E2 में, जो कि इसकी फाइनल स्टेट है। ठीक है, एटम इज इन एनर्जी लेवल E1, photon of energy h mu which is equal to E2 minus E1 is incident on atom। एच म्यू यहाँ से आया, ये एच म्यू आपको याद होगा, आपने 12th में पढ़ा होगा, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसमें जो लाइट की एनर्जी होती है उसको हम एच म्यू से डिनोट करते हैं। इट विल गो टू द एक्साइटेड स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग अ फोटोन। ठीक है, तो अब हमारे पास ए था, ए में हमने एच म्यू डाला और वो ए स्टार बन गया। ए स्टार क्या है? ए स्टार है अपना ये। ठीक है, ये बस एक डिनोशन है जिसको हम इस प्रोसेस को हम इस इक्वेशन से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। मतलब यहाँ से रेडिएशन आई, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करी और वो एक्साइट होके E2 में पहुंच गया। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस ट्रांजिशन की? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन इज प्रोपोर्शनल टू द फोटोन डेंसिटी। फोटोन्स डेंसिटी क्या है हमारे पास? रो म्यू। म्यू जो है हमारी फ्रीक्वेंसी है और रो जो है वो डेंसिटी है कि वो फोटोन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, द रेडिएशन मे बी व्यूड एज स्ट्रीम ऑफ फोटोन्स। ठीक है, तो हमने प्रोबेबिलिटी जो है किसके प्रोपोर्शनल रखी है? डेंसिटी ऑफ द फोटोन्स। फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हमने B12 लिखा है इसमें। अब देखो B क्या है? B है हमारा आइंस्टाइन कोफिशिएंट। 12 क्या डिनोट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन 1 में था, एनर्जी लेवल 1 में था और वो फिर 2 में चला गया एनर्जी लेवल। ठीक है, E1 से E2 में वो ट्रांसफर हो गया। नाउ द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट अंडरगोज एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन पर सेकेंड इज कॉल्ड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। मतलब ये रेट हम निकालेंगे। रेट हमेशा क्या होता है? टाइम के साथ जो वेरी करता है। जैसे अगर आपने कभी भी देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो dv/dt दैट इज एक्सेलरेशन। तो इसमें n जो है वो है हमारा पॉपुलेशन ऑफ एटम्स एट E1। मतलब जो हमारी E1 एनर्जी स्टेट है उसमें हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो ये इसमें एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन के अंडर आ सकते हैं, मतलब इस प्रोसेस के अंडर गो होंगे। तो N1 तो हमारा वो हो गया जो E1 पे प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, dt हमने क्या देखा? अब जो E1 है उसमें से हमारे इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा माइनस का साइन है क्योंकि वो ऊपर जा रहे हैं यहाँ से। अगर सेम चीज़ मैं N2 के हिसाब से करूँ, मतलब एनर्जी लेवल जो 2 है हमारा, उसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो वो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिखा के, dN2 अपॉन में dt। तो ये भी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे माइनस साइन क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन एट E1। और यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन एट E2। When more photons are incident on the assembly of atoms, then more atoms can get excited to the higher energy level. Thus, ratio of absorption of transition is given by this। ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकली थी। इस प्रोबेबिलिटी को हमने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट अंडरगोज एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, इससे हमने इनटू कर दिया। तो हमारे पास ये आ गया है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे पास क्या आएगा? अब एब्जॉर्प्शन तो हो गई, वो ऊपर चला गया है, अब वो वापस E1 में आएगा तो उसके दो केस बनते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, एक होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मतलब खुद हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, हमने कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं करी है। अब यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसके पास एक एनर्जी है एच म्यू करके, जो कि इसने फोटोन से रिसीव करी थी। ये अब इसकी इनिशियल स्टेट हो गई है जहाँ पे E2 में पहले से प्रेजेंट है। अब हम इसको टाइम देते हैं, ये जो है उसके चक्कर काटेगा न्यूक्लियस के, धीरे धीरे करके ये एनर्जी लूज करेगा और ये एकदम से E1 पे आ जाएगा। जैसे ये E1 पे आएगा तो ये क्या लूज करेगा? ये वही एनर्जी जो इसने स्टोर करी थी। देखो, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी ये लूज करेगा जो कि इक्वल होगी E2 और E1 के। तो एच म्यू जो है इससे निकल गई। अब ये जो है एमिटेड फोटोन है, ये ऐसे ही लेजर्स जो है वो बनती है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन करते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट। एन एटम कैन नॉट स्टे इन द एक्साइटेड स्टेट फॉर अ लॉन्गर टाइम। 10⁻⁸ सेकेंड्स में ही वो अपनी एनर्जी लूज कर देता है, बहुत ही छोटा टाइम में। सो द एटम रिवर्ट्स टू द लोएस्ट एनर्जी स्टेट बाय रिलीजिंग अ फोटोन ऑफ एनर्जी एच म्यू। जितनी हमने उसने दी थी उतनी ही उसने निकाल दी। Emission of a photon by an atom without external input is known as spontaneous emission। एक्सटर्नल इनपुट्स क्या है वो मैं अभी बताऊंगा अगले वाले में।
बट इसको हम फिर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए स्टार, क्योंकि इसमें एनर्जी थी, फिर ये क्या हो गया ए प्लस में एच म्यू। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इन प्रोबेबिलिटी दैट स्पॉन्टेनियस एमिशन अकर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी स्टेट E1 एंड E2 एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फोटोन डेंसिटी। मतलब ऊपर तो यहाँ पे आ रहा था कि ये जो है फोटोन डेंसिटी पे भी करे, क्यों? क्योंकि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ से आ रहे हैं, या फिर अगर यहाँ पे इतने सारे एटम्स रखे हैं तो कितने सारे फोटॉन्स यहाँ से जो आएंगे वो एक्चुअली में इनको हिट करके ऊपर एक्साइट करा सकते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। बट अब ये यहाँ पे है, अब कोई फोटोन वोटोन का कोई चक्कर नहीं है। अब क्या होगा, बस इस पे डिपेंड करेगा कि एनर्जी स्टेट है क्या, कितनी एनर्जी है इसके पास, और ये कैसे लीव कर देगा। फोटोन पे कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है, कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं है अब हमारे पास। तो इसमें जो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो सिंपली हो जाएगी हमारी A21। यहाँ पे ए जो है वो अपना आइंस्टाइन कोफिशिएंट है, किसका? स्पॉन्टेनियस एमिशन का। ऊपर जो था वो एब्जॉर्प्शन का था। और 2 से 1 का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा 2 से 1 के तरफ आ रहा है, ठीक है। रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या हो जाएगा? N2 जो कि हमारी पॉपुलेशन थी, और A21 जो कि हमारा आइंस्टाइन कोफिशिएंट था। तो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ये भी याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। लाइट फ्रॉम दिस प्रोमिस इज नॉट मोनोक्रोमैटिक, मतलब कि इसमें एक तरह से वाइट लाइट निकलती है, मतलब फॉर एग्जांपल वाइट लाइट निकलती है जिसमें अलग अलग वेवलेंथ होती है, और ये इनकोहेरेंट भी होती है। अब एक आता है स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन। इंड्यूस्ड वर्ड से आपको समझ आ जाएगा कि हमारा कुछ हाथ है इसमें, तभी जाके वो एनर्जी लेवल 1 में आया है। अब इसमें है क्या? पहले हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था एब्जॉर्प्शन के बाद। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और फोटोन इसमें इंसिडेंट करेंगे। वो फोटोन क्या करेगा, इसमें से एनर्जी निकाल के बाहर निकल जाएगा। किसके साथ? 2 फोटोन बाहर निकलेंगे, एक तो ये वाला जो आ रहा है, और एक जो इसके पास एनर्जी थी एच म्यू की। तो ये इनिशियल स्टेट है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे आया और इसमें से 2 एच म्यू निकले बाहर। एक तो एच म्यू जो हमने यहाँ से डाला था, और एक एच म्यू जो इसमें से था पहले से। तो ये एमिटेड फोटोन है। अब एमिटेड फोटोन की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी, अभी पहले ये वाला करते हैं। The electron don't have to wait for spontaneous emission. It interacts with a photon with energy h mu and make a downward transition. The photon is said to stimulate or induce the excited atom to emit a photon of energy h mu. अब इसमें क्या हो जाएगा, ए स्टार हमारा पहले था, ठीक है, आर एच इक्वल टू एल एच एस करना है। ए स्टार हमारे पास पहले से था, जो हमारे पास एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन था। हमने एच म्यू उसकी तरफ फेंका जो कि हमारा फोटोन था, और इसने जो है ए को तो नीचे भेज दिया, ट्रांजिशन करा दिया सेकंड से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे, और साथ में 2 हमारे एच म्यू बाहर आ गए हैं। द एमिटेड फोटोन इज सेम इन नेचर एज दैट ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। मतलब ये जो इसमें से बाहर निकला है ये एग्जैक्टली सेम होगा उसकी तरह जो हमने इस पे फेंका है। इसकी प्रोबेबिलिटी वापस फोटोन डेंसिटी पे करेगी, क्यों? क्योंकि अब इसमें बाहर बाहर की एक वो आ गई है, एक बाहर का हाथ आ गया है जो कि है फोटोन। तो इसमें वापस इसमें आ जाएगा आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। अब यहाँ पे देखो 2 1 लिखा है, वहाँ पे 1 2 लिखा था, क्योंकि ट्रांजिशन जो है 1 से 2 में हो रही थी। यहाँ पे जो है 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रही है, इसलिए यहाँ पे आइंस्टाइन कोफिशिएंट बी और नीचे 2 1। जहाँ पे भी आप देखोगे ना, बाहर का अगर हाथ लग रहा है यानी कि फोटोन अगर बाहर से आ रहा है, उसमें हमेशा बी यूज होगा। और जहाँ पे प्रोसेस नेचुरली हो रहा है, खुद हो रहा है, वहाँ पे हम ए लिखेंगे। और ट्रांजिशन आप देख लेना, 2 से 1 हो रही है, 1 से 2 हो रही है। वैसे तो ए में हमेशा 2 से 1 ही होती है, ए कभी भी 1 to 2 नहीं होता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खुद एक्साइट होकर ऊपर नहीं जा सकता, उसको बाहर से एनर्जी की नीड ही होती है, और जो कि एनर्जी हम भेजते हैं एच में। ये प्रोबेबिलिटी याद हो गई। इसके बाद हम नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन जैसे हमने उसमें निकाली थी, अब यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन आ गया। ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट। दस द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to स्टेट 1। अब हम इसमें स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड दोनों का देखेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो खुद 2 to 1 में आ जाए। A21 और B21, ये N2 हमने यहाँ से नेग्लेक्ट कर दिया है, ये दोनों, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन प्रोसेस बैलेंस ईच अदर। मतलब कि जो हमारा स्पॉन्टेनियस है और स्टिमुलेटेड है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। ये वाली जो इक्वेशन है ये अच्छे से मतलब याद कर लो, ये आइंस्टाइन कोफिशिएंट जो भी हम करेंगे आगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन जो है वो हमेशा इक्वल होगी एमिशन के, मतलब जो हमने एब्जॉर्ब करवाया था
इसको एच म्यू, वो E1 से E2 गया था, वो इक्वल होगा, वो कैसे भी, मतलब या तो स्पॉन्टेनियस से आ रहा हो प्लस में, या फिर एक हम एच म्यू यहाँ से देके फिर वो वापस E1 में आ रहा हो, यानी कि स्टिमुलेटेड से। तो ये हमारी नीचे एक इक्वेशन बन जाती है जिसको आपको याद रखना है। स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड का डिफरेंस है, वैसे तो मैं बता चुका हूँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। नेचुरल ट्रांजिशन है, ये आर्टिफिशियल है क्योंकि हम इसमें आउटपुट इनपुट देते हैं अलग से। फोटोन एमिटेड कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन, फोटो एमिटेड कैन बी मूव ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। मतलब अगर यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से आ रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें से जो फोटोन निकलेगा वो भी इस डायरेक्शन में ही जाएगा। बट जो स्पॉन्टेनियस होती है उसमें वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, मतलब वो डायरेक्शनैलिटी नहीं होती है उसमें। तभी ये जो है इनकोरेंट और ये सिंपल लाइट को ज़्यादा शो करता है। प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ टू एनर्जी लेवल, ये हमने ऊपर डिस्कस करा था अभी। इसमें प्रोबेबिलिटी जो है सिर्फ उस पर नहीं करती है, फोटोन डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स। तो आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स है क्या, ये तो हमने अभी ऊपर देखा, बी और ए वाले जो हमने देखे थे। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा नोट, पक्का क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी आएगा, छोड़ना नहीं वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और याद रखना, मैं सही में नहीं छोड़ूंगा अगर तुम ये वाला क्वेश्चन छोड़ के आए तो। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, थ्योरी भी मैंने इस बार लिख रखी है इसमें, और ये मैंने खुद हाथों से लिखी है, तो प्लीज़ थोड़ी सी लाज लज्जा रख के ये वाला क्वेश्चन मत छोड़ के आना प्लीज़, बस ये वाला मत छोड़ के आना, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। कंसिडर एन असेंबली ऑफ एटम्स, वही जो हमने ऊपर देखा E1 पे एटम्स रख रखे हमने। ठीक है, इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर जो है वो इक्विलिब्रियम में। ठीक है, एट टेम्परेचर T विद रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू, जो हमारी एच म्यू वाली जो आ रही थी, और डेंसिटी हमने क्या ली है, रो म्यू, एट एनी इंस्टेंट टाइम T। अभी देखो, तुम्हें जो है स्टेटमेंट पढ़ के लग रहा होगा तो बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, जैसे मैंने लिख रखा है ना वैसे लिखो। तुम ये भी नहीं लिखोगे ना, यहाँ से सीधा स्टार्ट करोगे, तुम्हें तब भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। As we know that under thermal equilibrium, the number of transitions from E2 to E1 must be equal to the number of transitions from E1 to E2। मतलब क्या है इसमें, ये जो हमने ऊपर लिखा था, transitions from E1 to E2 should be equal to transitions from E2 to E1। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल रखने के लिए लिख दिया है B1 से 2 इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगी, फिर A12 स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, फिर B21 इंड्यूस्ड एमिशन होगा। बी किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा, बी रिप्रेजेंट करेगा इंड्यूस को। ठीक है, ये दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, एक होता है इंड्यूस्ड एमिशन। ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पॉन्टेनियस को, और ये सिर्फ ए की होता है। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होगा, 1 और 2 ऐसे लिखा जाएगा, एमिशन के लिए क्या होगा, 2 1 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब हमने ऊपर जो इक्वेशन लिखी थी वही मैंने यहाँ पे लिख दी है एज इट इज, ये हमारा एब्जॉर्प्शन, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये स्टिमुलेटेड एमिशन। अब यहाँ पे B21 बी, यहाँ पे B1, ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे B12 आएगा। B12, ठीक है, मैं इसको पूरे को एडिट कर देता हूँ, सॉरी फॉर द एरर, मैंने ठीक कर दिया है। ठीक है ना, तो अब हम वापस आ जाते हैं इस पे। तो पहले तो सॉरी, जो ऊपर इक्वेशन थी वही वाली हमने यहाँ पे लिख दी है। एब्जॉर्प्शन 1 से 2 पे जा रहा है, ये वाला स्टिमुलेटेड एमिशन 2 से 1 आ रहा है, और ये स्पॉन्टेनियस एमिशन 2 से 1 आ रहा है। सॉरी, तो ये जो स्टिमुलेटेड वाला है इसको मैंने उठा के यहाँ पे ले आया, इसमें फिर हमने जो फोटोन डेंसिटी थी वो मैंने इसमें कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचता है, ये कॉमन ले लिया तो B12 N1 यहाँ आ जाएगा, माइनस में B21 N2 यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, B के साथ ये जो N1 है यहाँ पे 1 आ रहा है, तो B में जो पहले वाला है वो 1 आएगा, यहाँ पे N2 है तो B में जो आएगा वो 2 आएगा पहले। अब मैंने इस पूरे को उठा के यहाँ नीचे ले आया, डिवाइड में नीचे ले आया, अभी हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को B12 N2, देखो ध्यान से देखना इसमें उल्टा है, B12 N2 से डिवाइड कर दूंगा मैं, जिससे N2 जो है यहाँ से खत्म हो जाए, यहाँ से खत्म हो जाए, और B12
ये वाला कट जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसमें जैसे हम देख सकते हैं A21N2 अपॉन में B21N2, यहाँ से N2 कैंसिल हो गया, यहाँ से B12 कैंसिल हो गया, यहाँ से N2 कैंसिल हो गया। हमारे पास इक्वेशन क्या बचती है, A21 B12 N2 तो कैंसिल हो गया, नीचे N1 अपॉन N2 माइनस B21 अपॉन में B12। इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ। ये हमारा एक इक्वेशन 1 आ गई है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब देखो ये जो N1 और N2 है, अब हमें इसे जो है सब्स्टिट्यूट करना है। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, द नंबर ऑफ एटम्स N1 एंड N2 in energy state E1 and E2 in thermal equilibrium at temperature T are given by, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ने दे रखा है ऑलरेडी, इसको कहीं आपको प्रूफ नहीं करना है, याद रखनी है, बहुत आसान है। दोनों में N0 आएगा, ठीक है, E भी आएगा दोनों में, के बी जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी यानी कि अपना टेम्परेचर जो है, और यहाँ पे बस आ जाएगा E1 N1 के लिए, और यहाँ पे आ जाएगा E2 N2 के लिए, ठीक है। इससे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं नंबर ऑफ एटम्स को। तो N0 जो है वो नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, मतलब कि जो बिल्कुल जीरो लेवल जो होती है ना उस पे। Kp जो है अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और इसमें फिर वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो N2 अपॉन N1 ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, ये जब दोनों डिवाइड करें तो N0 से N0 कैंसिल हो गया, ये जब ऊपर जाएगा तो इसमें E2 माइनस E1 आ जाएगा। अब E2 माइनस E1 हमारे पास क्या था, एच म्यू, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था फोटोन की जो एनर्जी थी, तो माइनस एच म्यू यहाँ पे आ जाएगा। E2 माइनस E1 को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है, यहाँ पे एच म्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया E2 माइनस E1 की जगह, तो हमारे पास N2 अपॉन में N1 आ गया। बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए N1 अपॉन में N2, तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसको पूरे को उल्टा कर देंगे, तो जो माइनस का साइन है ये हट जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 अपॉन में E एच म्यू अपॉन में के बी टी इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1। अब मैंने ये इधर कर दिया, ये इधर कर दिया, तो ये किधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिकली और पॉजिटिव ही हो जाएगा। ये वाली वैल्यू आ गई। सब्स्टिट्यूटिंग बैक इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ये आ जाती है इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ पे मैंने N1 अपॉन में N2 को इस वाली इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर दिया। टू मेंटेन थर्मल इक्विलिब्रियम द सिस्टम मस्ट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ EM रेडिएशन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। It is required that the radiation be identical with black body radiation and consistent with Planck's radiation law। छोटी सी बस वही है, स्टेटमेंट है, इसमें प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के बारे में बात करी है। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है क्या, कि डेंसिटी जो है फोटोन वो इसके इक्वल होती है। ये क्या है, एच पाई 8 पाई एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट, ये वेलोसिटी, ये फ्रीक्वेंसी क्यूब, ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये अपनी स्पीड ऑफ लाइट। और ये अभी आपको बाद में समझ आएगा कि इसका क्या मतलब है। ये इक्वेशन आपको एज इट इज याद करनी है, ठीक है। एक ये वाली इक्वेशन हो गई जो आपको याद करनी है, और एक ये वाली इक्वेशन हो गई जो आपको याद करनी है। बस दो चीजें हैं, बाकी सारा तो खुद चलते हुए आएगा फ्लो में। अब हम जब थर्ड इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, देखो ये दोनों इक्वेशन कंपेयर कर रहे हैं हम, इसमें ये वाली जो वैल्यू है ये तो इक्वल हो जाएगी हमारे इस वाले वैल्यू के, A21 अपॉन में B12, और ये सॉरी ये हमारा एज इट इज ये आ जाएगा। इसमें B21 अपॉन B12 जो है वो इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट A21 और B12 जब डिवाइड में ऊपर जो है वो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि ये दोनों जो है जो एब्जॉर्प्शन है और स्टिमुलेटेड एमिशन है वो एक दूसरे के इक्वल है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट, और ये जो है आइंस्टाइन रिलेशन आ जाएगी हमारे पास। इसमें हमने बस जो B12 है ये वाला इज इक्वल टू दिस, और इसके इक्वल हमने इसको और इसको रख दिया, तो ये जो है ये जो है यहाँ पे चले जाएगा, और ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा इस साइड A21 की साइड पे। ये हमारी आइंस्टाइन रिलेशन होगी, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले तो ना तुम जिससे कंफ्यूज ना हो जाए, सबसे पहले ये वाली चीज लिख लो और पेपर में लिख दो, मैंने भी लिखी थी, मेरे को पूरे मार्क्स मिले थे इस चीज के लिए। ऐसे लिख दो, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करो, चाहे यहाँ से स्टार्ट कर लो अगर तुम्हें थ्योरी याद ना हो रही हो तो। यहाँ से स्टार्ट करोगे, सिंपल है, इसको यहाँ उठाना है, फिर नीचे लेके जाना है,
फिर इससे डिवाइड करना है, फिर आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो उसको ये वाली इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को। इस वाली इक्वेशन से इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट जैसे ही करोगे आपके पास ये एक फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। फिर एक प्लैंक्स लॉ की जो इक्वेशन है, रेडिएशन लॉ जो है, उसको याद रखना है। ये जैसे ही आप लिख दोगे, उसके बाद इस वाली को कंपेयर करना है आपको, किससे? इस वाली से। इन दोनों को कंपेयर करना है एक दूसरे से, तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा। बहुत आसान है और बहुत ही मतलब फ्री के मार्क्स जो होते हैं ना, उसके लिए। अब रिक्वायरमेंट फॉर लेजर एक्शन क्या होता है? देखो, लेजर एक्शन ना ऐसे नहीं होता कि आपने बस एक्साइट करा, वो नीचे आ गया और लेजर बन गई। नो, फॉर लेजर एक्शन स्टिमुलेटेड एमिशन हैज टू डोमिनेट ओवर अदर प्रोसेस। मतलब कि स्टिमुलेटेड एमिशन रेट क्या था हमारे पास, जो हमने ऊपर निकाला था, N2 रो म्यू B21। स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या था हमारे पास, N2 A21। तो stimulated emission will dominate if radiation density is very large. This is achieved by enclosing the emitted radiation in a cavity consisting of reflectors. The repeated motion of radiation between reflector creates large radiation density. मतलब मैंने यहाँ से फोटोन भेजे, अब यहाँ पे टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और ऐसे फोटोन आते जा रहे हैं, टकराते जा रहे हैं, टकराते जा रहे हैं, तो रेडिएशन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ फोटोन्स एक टाइम पे बढ़ जाएंगे, और मैं एक साथ उसको शूट करूंगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे। हाउएवर इट विल लीड टू मोर एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशंस। ऑब्वियस सी बात है, रेशियो ऑफ B21 A21 must also be large. This can be achieved by making A21 small, that is lifetime of upper state must be large. स्टिमुलेटेड एमिशन और एब्जॉर्प्शन जो है उसको जब हम करेंगे तो हमारे पास ये आता है N2 अपॉन में N1। इन थर्मल इक्विलिब्रियम सिचुएशन N1 इज ग्रेटर देन N2। टू मेक N2 ग्रेटर देन N1 पॉपुलेशन इन्वर्जन इज रिक्वायर्ड। ये आया हमारा मेन कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन इन्वर्जन का। दिस कैन बी अचीव्ड बाय पंपिंग द एटम्स ऑफ ग्राउंड स्टेट टू अपर स्टेट। द पंपिंग कैन बी डन बाय वेरियस मेथड। अब पंपिंग है क्या? लेट्स से मेरे पास E1 है और मेरे पास E2 है। इसमें मेरे पास 6 नंबर्स ऑफ एटम है और यहाँ पे मेरे पास 3 नंबर्स ऑफ एटम है। ये मेरा N2 है, ये मेरा N1 है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम N1 इज ग्रेटर देन N2। बट अब जो इलेक्ट्रॉन ऊपर है वो जब नीचे आएगा, स्टिमुलेटेड एमिशन करेगा, तब वो वेवलेंथ बाहर फेंकेगा, तभी हमारा लेजर एक्शन हो सकता है। बट यहाँ पे तो मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को पॉपुलेशन इन्वर्जन करनी है। मतलब मेरे को N2 जो है वो बड़ा होना चाहिए N1 के लिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं पंपिंग करूँगा। पंपिंग क्या होती है, E1 के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको मैं अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग प्रोसेस से ऊपर भेजूंगा, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जो है वो ज़्यादा हो जाए और नीचे जो है वो कम हो जाए। उससे फिर मेरा लेजर एक्शन आसानी से होगा। तो मेन कंडीशन मेरी ये है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। When material is in thermal equilibrium, the population ratio is governed by the Boltzmann distribution law according to the following equation। अभी जो हमने ऊपर पढ़ी थी N2 अपॉन में N1 वाली। This means N1 is much greater than N2। This condition is called normal condition और thermal equilibrium। जैसी होती है ये नॉर्मल स्टेट है अपनी, जो मैंने अभी बताया, नीचे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ऊपर जो है वो कम है। इन्वर्टेड स्टेट क्या हो जाती है, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और नीचे ग्राउंड स्टेट जो है उसमें कम है। To achieve high percentage of stimulated emission, N2 upon N1 should increase without change in temperature. This is a non-equilibrium condition which is called population inversion. Population inversion is a non-equilibrium condition in which population of upper energy state level N2 जो है हमारा, वो जो है मोमेंटली exceeds the population of lower energy level यानी कि N1। अभी वही चीज़ चल रही है सेम जो मैंने समझाई। From above equation, it can be seen that N2 can exceed N1 only if T is negative. Hence, population inversion is sometimes referred to as negative temperature scale. इसमें ये जो T है ये केल्विन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब आपको 0 केल्विन से नीचे जाना पड़ेगा नेगेटिव के लिए। अब पंपिंग है क्या? पंपिंग से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पंपिंग। इसमें डायरेक्ट आता है टाइप्स ऑफ पंपिंग बताओ, पंपिंग का एक्चुअली है क्या, और 3 लेवल और 4 लेवल में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है। अब पंपिंग है क्या? द पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन बी अचीव्ड बाय एक्साइटिंग द मीडियम
with a suitable form of energy. This process is called pumping. Some common methods used for pumping are, ये समझ आ गया ना, the population inversion can be achieved by exciting the medium with a suitable form of energy. This process is called pumping. medium मतलब जो हमारे नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स है जो हमारे E1 में है, उसको हम एनर्जी दे दे के एक्साइट करा सकते हैं, E2 में भेज सकते हैं, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E2 जो है वो बढ़ जाएंगे एज कम्पेयर टू E1. सबसे पहला होता है ऑप्टिकल पंपिंग. लाइट सोर्स सच एज फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब इज यूज्ड. मेथड वाज फर्स्ट यूज्ड इन रूबी लेजर बाय, कुछ तो नाम है यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा है, इज नाउ यूज्ड इन सॉलिड स्टेट लेजर. रूबी लेजर जैसे इसमें क्या करते हैं, जो लाइट सोर्स होता है बेसिकली वही जो हम अभी तक यूज कर रहे थे उसको हम यूज करते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग बोलते हैं इसको. अभी रूबी लेजर में आप पढ़ोगे. एक होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. सॉरी, पंपिंग बाय इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आयनाइज द मीडियम एंड राइजेस टू एक्साइटेड स्टेट. मतलब जो नीचे के इलेक्ट्रॉन होंगे हम उनको आयोनाइज करते हैं और उनमें एनर्जी क्रिएट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से, और वो जो है E2 में चले जाते हैं सारे के सारे. दिस इज कॉमन इन आर्गन आयन लेजर. इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन, मतलब E1 में मेरे पास वो है, मैंने यहाँ पे एटम फेंके तो ये कोलाइड होके एनर्जी गेन करेंगे और ऊपर चले जाएंगे E2 में. In electrical discharge, one type of atom are raised to their excited state. These atoms collide inelastically with another type of atoms. The later atom provide population inversion. ये किस में होता है, हीलियम नियॉन लेजर में यूज होता है. फिर एक है डायरेक्ट कन्वर्जन. डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी अकर्स इन LED. सेमीकंडक्टर लेजर्स में होता है, गैस लेजर जो गैलियम आर्सेनाइड लेजर्स होते हैं. केमिकल कन्वर्जन. इन अ केमिकल लेजर energy comes from a chemical reaction without any need for other energy sources. इसमें CO2 लेजर. CO2 लेजर जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेजर है. आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारे एग्जाम्पल कि जो आजकल नई टेक्नोलॉजी हो रही है उसमें CO2 लेजर से कट करते हैं और बहुत फाइन आउटपुट देती है CO2 लेजर. ठीक है, अब पॉपुलेशन इन्वर्जन तो हो गया. अब हमने ऊपर E2 में जो है ये हमने भेज दिया, बट अब इनका टाइम क्या है E2 में, इनका टाइम है 10⁻⁸ सेकेंड्स, बहुत कम. और जब ये नीचे आ जाता है 10⁻⁸ सेकेंड्स में तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट आउटपुट में नहीं देते हैं, वो आउटपुट में देते हैं, वो नहीं देते हैं, ये लेजर नहीं देते हैं बेसिकली. मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है, जैसे ये मेरा E1 है और ये मेरा E2 है. अब रैदर देन कमिंग फ्रॉम E2 टू E1 डायरेक्टली, यहाँ पे एक और स्टेट होती है जिसको हम बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट. इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी लूज करे यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, और मेटास्टेबल स्टेट से फिर वो नीचे नहीं जाता है. अब मेटास्टेबल स्टेट ही मेन डिफरेंस है इन लेवल 3 एंड लेवल 4 एनर्जी लेजर ऑपरेशन. जो मेटास्टेबल स्टेट होती है लेवल 3 में, तीन लेवल होती है लेवल 3 में. एक E1 हो गई ग्राउंड स्टेट, एक E2 हो गई एक्साइटेड, और एक मेटास्टेबल. लेवल 4 में मेटास्टेबल भी 2 होती है. अब हम पढ़ते हैं मेटास्टेबल स्टेट है क्या. एटम डू नॉट स्टे फॉर लॉन्गर टाइम एट द एक्साइटेड स्टेट, जैसे हमने बोला 10⁻⁸ सेकेंड के लिए. दे अंडरगो स्पॉन्टेनियस एमिशन. एज अ रिजल्ट, इवन दो पंपिंग एजेंट कंटिन्यूसली रेजेस द एटम टू एक्साइटेड लेवल, दे अंडरगो स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड रैपिडली रिटर्न टू द ग्राउंड एनर्जी लेवल. समझ आया. E2 में जो होते हैं, अब जैसे मैंने पंप कर करके ऊपर भेज दिए, N2 मैंने सम हाउ थोड़े से टाइम के लिए ग्रेटर देन N1 कर दिया, बट कुछ बहुत ही माइन्यूट सेकेंड्स बाद ही वो वापस नीचे आ रहे हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन करके. दस पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन नॉट बी अचीव्ड. In order to establish the population inversion, the excited state atom are required to wait at an upper energy level till a large number of atoms accumulate at that level. In other words, it is necessarily that the excited state has a longer lifetime. But E2 की तो जो lifetime होती है वो 10⁻⁻8 ही होती है. A metastable state is such a state जहाँ पे जो एटम्स है वो 10⁻⁸ सेकेंड से ज़्यादा वेट कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए हम उसे मेटास्टेबल बोलते हैं. बिकॉज ऑफ restrictions imposed by conservation of angular momentum, an electron excited to a metastable state cannot return to the ground by emitting a photon, as it is generally expected to do so. ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सोचोगे तो समझ नहीं आएगा.
मतलब सोच के लिखना ज़रूर है वहाँ पे, बट ये मत सोचो कि यार ये कैसी स्टेट है, नीचे कैसे नहीं आ सकता। होती है तो होती है भाई, अब उसका मन एटम का मन एटम के इलेक्ट्रॉन्स है, हमारी हमें क्या लेना है। तो मेटास्टेबल स्टेट एक ऐसी होती है जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम बाय द imposed restriction imposed by conservation of angular momentum, an electron is excited to a metastable state cannot return to the ground by emitting a photon as it is generally expected to do, जो कि E2 से E1 में आता है, इसमें नहीं होता है। Metastable states have a lifetime of 10 to the power -6 to 10 to the power -3 seconds. This is 10 to the power 3 to 10 to the power 6 times the lifetime of ordinary energy levels. Thus, metastable state allows accumulation of large number of excited atoms at that level. The metastable state population can exceed the population of a lower level and establish the condition of population inversion in a easing medium. अब ये हमारी आ गई पंपिंग। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हम हमारे यहाँ पे जैसे 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, मैंने कुछ करके 6 जो है यहाँ पे भेज दिए। अब वो सारे के सारे 6 जो है यहाँ पे आ गए, ठीक है। अगर मेटास्टेबल मेरे पास ना होती तो वो 6 जल्दी जल्दी नीचे आ जाते ग्राउंड स्टेट में, बट अब वो जो है मेटास्टेबल स्टेट में रुक गए और नीचे 4 ही बचे हैं। तो ऑटोमेटिकली N2 जो है, जो हमारा ये वाला है, वो ग्रेटर हो गया देन N1। N1 हमारा ये वाला, N2 हमारा ये वाला, ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 3 लेवल पंपिंग क्या होती है, इसमें एक ग्राउंड स्टेट होती है, एक हमारी एक्साइटेड स्टेट होती है और एक मेटास्टेबल स्टेट होती है। एक्साइटेड स्टेट से रैपिडली डिके होके मेटास्टेबल स्टेट में आते हैं, ठीक है। ये सेम वही बता रखा है। अब जो पॉपुलेशन इन्वर्जन तो हो गई, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे बढ़ गए। अब ये धीरे धीरे करके जब नीचे आएंगे, जो 10⁻⁻6 से -3 तक होती है, ये धीरे धीरे आएंगे, फिर ये जो है यहाँ से लेजर एक्शन के लिए हेल्प करेंगे। 4 लेवल पंपिंग क्या हो गई, 4 लेवल पंपिंग और आसान होती है करने के लिए। क्यों, देखो मेटास्टेबल स्टेट में वैसे ही नहीं आते। अब जैसे मैंने यहाँ से एक्साइट करके ऊपर भेजे, ये रैपिडली डिके हो गए, यहाँ पे आ गए E3 में। E2 में 2 मेटास्टेबल स्टेट है, E2 में अब कम होंगे क्योंकि E3 ऊपर है मेटास्टेबल स्टेट। तो इसमें चाहे मतलब यहाँ पे जैसे मेरा एक है, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन मेरा नीचे वाली मेटास्टेबल स्टेट में है, यहाँ पे अगर 2 भी आ गए तो एकदम से जो है लेजर एक्शन की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। इसलिए ये लेवल 4 पंपिंग ऐसे होगी। डिफरेंस पता चल गया इनका, डिफरेंस मैंने यहाँ पे भी दे रखा है। इन्वॉल्व्स 3 एनर्जी लेवल, यहाँ पे 4। पॉपुलेशन इन्वर्जन डिफिकल्ट होती है, इसमें आसान होती है। एफिशिएंसी बहुत कम होती है, इसमें एफिशिएंसी हाई होती है। ये पल्स्ड एमिशन देता है जो मैंने बताई थी, ऐसे ऐसे करके जो है इसकी लेज़र आती है, रूबी लेज़र जिसका एग्जांपल है। इसमें जो है कंटिन्यूअस एमिशन होती है, मतलब डायरेक्ट ऐसे आती जा रही है। अब ये हो गई हमारी कि लेज़र एक्शन के लिए चाहिए क्या। अब हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र। कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र क्या क्या होते हैं, एक आपका एक्टिव मीडियम हो गया, एक आपका पंपिंग एजेंट हो गया, और एक ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी हो गई। ये वाला डायग्राम ज़रूर बना के आना है जैसे ही आपका कंपोनेंट ऑफ लेज़र आएगा। ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है एक लेज़र एक्शन फुलफिल करने के लिए। पहले हमने देखा कि फिजिक्स क्या चाहिए लेज़र एक्शन के लिए, हमने उसको फुलफिल कर लिया। अब ये फिजिक्स होगी कैसे, ये फिजिक्स होगी ऐसे, ये इसका एक तरह से मेन डिज़ाइन है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र आर एन एक्टिव मीडियम, पंपिंग एजेंट, ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी। ये ओनली थ्योरी है, इसमें और कुछ नहीं है, तो मैं शायद आप लोगों के ऊपर ये छोड़ सकता हूँ। एक्टिव मीडियम के बारे में पढ़ना बहुत आसान है, पंप के बारे में पढ़ना, ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी के बारे में पढ़ना, सब कुछ दे रखा है मैंने। कोई इसमें ऐसा वो नहीं है कि समझ नहीं आएगा या फिर क्या है कुछ ऐसा अजीब सा, बहुत ईजी है, छोटा सा टॉपिक है बहुत ही, ठीक है। हम आते हैं सीधा रूबी लेज़र पे। रूबी लेज़र जैसे मैंने बोला था पल्स वाली होती है, ये पुरानी मतलब सबसे पहली लेज़र थी, ठीक है। तो पहले तो ये इसका डायग्राम है, बड़ा ही इजी डायग्राम है। यहाँ पे जो है रूबी रॉड होती है, एक ये जो लिपटा हुआ है ये फ्लैश लैंप है, ये जो है पंपिंग एजेंट होता है। इसमें हम पढ़ते हैं कि ये है क्या। इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सॉलिड स्टेट लेजर्स। एक्टिव सेंटर आर फिक्स्ड इन अ क्रिस्टल और ग्लास मटेरियल, यानी कि ये जो है हमारा एक्टिव सेंटर है। इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव, दे आर कॉल्ड डोप्ड इंसुलेटर्स लेजर्स। इट वॉज फर्स्ट लेजर इन्वेंटेड इन 1960, पहली लेजर थी। द रूबी लेजर रॉड इज अ सिंथेटिक रूबी क्रिस्टल, है ना। अगर आप लोग सोच रहे हो यहाँ पे असली में रूबी क्रिस्टल लगाएंगे तो फिर 5 रॉड ही बना पाएंगे, और 5 रॉड भी जो है अमीर लोग यूज़ कर पाएंगे, ठीक है।
सिंथेटिक रूबी क्रिस्टल होता है, किसका बना होता है? Al2O3, यहाँ पे भी मिलावट। Al2O3 का बना होता है रूबी क्रिस्टल, डोप्ड विद क्रोमियम आयंस एट अ कंसंट्रेशन ऑफ अबाउट 0.05% बाय वेट। ये कंसंट्रेशन याद रखनी है रूबी लेजर की, जब आप उसमें लिखाएगा कि रूबी लेजर डिस्क्राइब करो तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी है। द Cr3 plus ions are the actual active centers and have a set of 3 energy level suitable for realizing lasing action, releasing lasing action, whereas aluminum and oxygen atoms are inert. सॉरी, ये इसका एनर्जी डायग्राम है। अब इसमें देखो 3 लेवल तो है, वो तो आसान है, वो आप लोग बना दोगे, ये भी बना दोगे, एरो करके बना दोगे, इलेक्ट्रॉन्स बना दोगे, मेटास्टेबल स्टेट बना दोगे, एक्साइटेड स्टेट लिख दोगे, पंपिंग ट्रांजिशन सब कुछ लिख दोगे। मेन बात आती है यहाँ पे, ये इसकी वेवलेंथ है। अगर ये कोई भी छोड़ के आया तो अगर तुम्हें मार्क्स दे भी दिए ना तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने ये नहीं लिखा और उसके बाद भी तुम्हें मार्क्स दे दिए, मतलब उसने तुम पे दया करी है मार्क्स देते टाइम। अगर तुम एक रूबी लेजर, स्पेसिफिकली लेजर है वो कितनी वेवलेंथ पे फेंक रही है लेजर, अगर तुम वही नहीं बता पा रहे हो तो तुमने रूबी लेजर ने बताया क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्किंग, अब देखो होता क्या है इसमें। व्हेन द फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय जीनॉन फ्लैश ट्यूब, ये जो है घुमा घुमा, इसमें इलेक्ट्रिकल, जो हमने ऊपर पढ़ा था टाइप ऑफ पंपिंग में, इसमें इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है। जो जीनॉन हमारा जो होता है, इसमें ये लिपटा हुआ है रॉड पे, ये एकदम से इसको फ्लैश करता है, ठीक है। फॉल्स अपॉन द रूबी रॉड, द Cr+3 ions in the ground state absorb light of wavelength around इतना एंगस्ट्रॉम by the green and, ये लिखने की जरूरत नहीं है, of white light and excite to upper energy state. Thus Cr3 plus ions are pumped to the excited energy state, यानी कि E3 तक वो चले जाते हैं। The xenon flash tubes consumes several thousand joules of energy, but only a part of this energy is used for pumping। जो होता है, अब डेंसिटी पे जो हमने ऊपर देखा था डिपेंड करेगा, प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि ये हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहे कि हाँ ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भेज देगा। जीनॉन फ्लैश जो है बहुत एनर्जी यूज करती है फ्लैश करते टाइम, बट वो थोड़ी सी एनर्जी पंपिंग के लिए काम आती है। Due to very small mean lifetime of atoms in excited state, some atoms jump back to ground state, some very less. However, some jump to metastable state E2 by non radioactive transition। मतलब इन्होंने जो है अपनी रेडियोएक्टिव मतलब ट्रांजिशन, नॉन रेडियोएक्टिव मतलब कि इन्होंने जो है कुछ भी बाहर रेडिएशन फेंकी नहीं है, ये सीधा जो E3 है अपर एक्साइटेड स्टेट है उससे सीधा मेटास्टेबल स्टेट में आ गए हैं बिना किसी रेडिएशन को बाहर निकाले। Since lifetime of metastable state is in milliseconds, 10 to the power minus 3, therefore more C plus C ions are available in the state due to continuous pumping and deficiency of atoms create in the ground state। अब ग्राउंड स्टेट से ऊपर तो जा रहे हैं एक्साइटेड में, बट एक्साइटेड से नीचे नहीं आ रहे हैं, मेटास्टेबल स्टेट में रुक रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो है कमी बढ़ जाएगी और यहाँ पे ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये N2 इज ग्रेटर देन N1 वाली कंडीशन हमारी हो गई फुलफिल। As a result, population inversion is achieved and then stimulated transition occur from E2 to E1 metastable state से ground state में by emitting a photon of wavelength इतना, ये इसकी wavelength है रूबी लेजर की। Red photons of इतना traveling along the axis of rod are repeated reflected at the end of mirrors, amplification takes place। मतलब ये इन्होंने जैसे उसने मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते वक्त ये वाली इसने 6943 एंगस्ट्रॉम्स इसने जो है वेवलेंथ फेंकी। अब ये जो रेडिएशन है ये जो है रिफ्लेक्ट होती है बार बार मिरर में, जो हमने ऊपर अभी मैंने बताया था ना पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो ये बार बार यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, एम्पलीफिकेशन होती है और फिर ये बाहर आती है। ये वर्किंग थी इसकी रूबी लेजर की। सिंपल है, आसान है, बहुत ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा इतना लिख के आना है सब कुछ, ये डायग्राम ज़रूर बनाना है और ये ज़रूर बनाना है आप लोगों को। उसके बाद अब हम देखते हैं हीलियम नियॉन लेज़र कैसी होती है। हीलियम नियॉन लेज़र का डायग्राम पहले देख लो, ठीक है। ये जो बना हुआ है ना ये सारा, ये ग्लास ट्यूब्स है, ठीक है। यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई है हमारे पास, नेगेटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे। यहाँ पे एनोड पे हीलियम नियॉन का मिक्सचर रखा रहता है। यहाँ पे मिरर है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग मिरर है 100%, ये 90% रिफ्लेक्टिंग मिरर है। और यहाँ से जो है हमारे लेज़र का आउटपुट निकलता है। ये इसका एनर्जी डायग्राम है। अब देखो इसमें जो है 4 लेवल होती है, E1, E2, E3, E4, E5, E6। अब E1 तो हमारी ग्राउंड हो गई, E6 हमारी एक्साइटेड हो गई,
ये E5 और E3 जो है हमारी मेटास्टेबल हो गई। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास E1 में इलेक्ट्रॉन है, हम उसको एक तो भेजते हैं E4 में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, और एक उसको भेजते हैं हम E6 में, जो कि उससे भी ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट होती है। E6 से इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट में, और E4 से आते हैं इस वाली मेटास्टेबल स्टेट में। फिर यहाँ से वो नीचे गिरते हैं E2 में, जिससे वो मेटास्टेबल स्टेट से स्पॉन्टेनियसली नीचे गिरते हैं और वो जो है रेडिएशन निकालते हैं। इसमें भी जो है, जो हीलियम नियॉन की वो है वेवलेंथ, वो दे रखी है, इसमें भी लिख के आनी है, भूलना मत। गैस लेजर्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड lasers. They range from low power helium neon to very high power CO2 lasers used in industrial applications. These lasers operated with rarefied gases as active media and are executed by an electrical discharge. Electrical discharge pumping से ये होता है. It is a mixture of helium neon in the ratio of 10:1, यानी कि 10 हीलियम के हैं तो उसके लिए एक नियॉन का एटम है at a low pressure. This laser is superior to ruby laser as it gives continuous laser beam. इसकी वर्किंग क्या होती है? When power is switched on, a high voltage about 100 kilovolt is applied across the gas. It is sufficient to ionize the gas. Ionize कर दी. The electron ions produced in process of discharge are accelerated towards anode and cathode respectively. The energetic electrons excite helium atoms through collisions. One of the excited level of helium, E3, is at itna electron volt above the ground level. It is a metastable state, so the excited helium atom cannot return to the ground state level through spontaneous emission. Metastable में अटक गए फिर तो. However, it can return back to ground level by transferring its energy to neon atom through collision. Such an energy transfer can take place when two colliding atoms have identical energy levels. Such an energy transfer is known as resonant energy transfer. Helium atom drop to ground state after exciting neon atoms. This pumping mechanism is helium neon laser. मतलब मैंने जो है मैंने पहले हीलियम के जो मेरे पास एटम्स थे उसको मैंने E3 पे एक्साइटेड, थर्ड लेवल एक्साइटेड पे मैंने मेटास्टेबल स्टेट पे लेके गया, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी थी. अब हीलियम नियॉन मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड पे सीधा स्पॉन्टेनियस करके नहीं आ सकते, बट वो कैसे आ सकते हैं, अपनी रेडिएशंस बाहर छोड़ के. तो वो जो अपनी रेडिएशन है वो नियॉन एटम्स को देते हैं, और फिर नियॉन एटम्स जो है वो ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट्स पे जाते हैं, और फिर वो मेटास्टेबल स्टेट से जब नीचे आएंगे तो वो लेजर एक्शन प्रोवाइड करेंगे. तो पहले हमने हीलियम को वो करा एक्साइट करके, फिर हीलियम जब नीचे आ रहा था तो उसने अपनी रेडिएशन छोड़ी, नियॉन को दी, और नियॉन फिर ऊपर गया. ठीक है. सो कहाँ थे हम? हाँ. However, it can return back to ground level by transferring its energy to neon atom through collision. Such an energy transfer can take place when two colliding atoms have identical energy levels. मतलब हमने इसलिए उसको ऊपर भेजा क्योंकि इनकी और इसकी जो एनर्जी लेवल है वो सेम है. देखो, इसकी 20.61, इसकी 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तभी ये एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है. अगर इसकी यहाँ पे 19 होती और इसकी 20 होती तो ये एनर्जी नहीं दे सकता था यहाँ पे. The upper state of neon atom, E6, is a metastable state. Therefore, neon atoms accumulate in the upper state. The E3 is sparsely populated at normal temperature, and a state of population inversion is achieved between E6 and E3. The transmission from E6 to E3 generates a laser beam of lambda 6328 angstrom, red color. Helium neon इतनी जो है इसकी वेवलेंथ होती है. अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो 4 लेवल थी, तो इसमें ये तो 3 ही लेवल चली. बट देखो, अब जैसे यहाँ पे जो है इसने वेवलेंथ निकाल दी. अब जो है फ्रॉम E3 द नियॉन एटम्स ड्रॉप टू E2 लेवल spontaneously. E2 level is a metastable state. Consequently, neon atoms tend to accumulate at E2 level. बट अब ज़रूरी क्या है, अगर नियॉन के सारे E6 पे चले गए, फिर वहाँ से E3 पे आए, और यहाँ से तो जाते जा रहे हैं, पर यहाँ वापस तो आ नहीं रहे हैं E1 पे जो ग्राउंड स्टेट है, तो पंपिंग तो रुक जाएगी. सो इट इज नेसेसरी दैट दीज एटम्स आर ब्रॉट टू द ग्राउंड स्टेट E1 क्विकली. अदरवाइज नंबर ऑफ एटम्स एट द ग्राउंड स्टेट विल गो डिमिनिशिंग एंड लेजर स्टॉप टू फंक्शन. वही जो मैंने बोला.
ये एक नोट है। द ओनली वे ऑफ The only way of bringing the atoms to the ground state is through collisions. If tube is narrow, the probability of atomic collision with the tube will increase. If tube diameter increases, then collision decreases. Thus, lasering action will stop. ट्यूब कौन सी? ये वाली जो ट्यूब है, इसका डायमीटर कम होना चाहिए जिससे वो कोलाइड करके वापस जो अपना नीचे वाली जो ग्राउंड स्टेट है उस पर आ जाए, जिससे कंटिन्यू रहे पॉपुलेशन इन्वर्जन वाला जो हमारा था। ये रूबी लेजर्स की कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये याद करना। एक्टिव मीडियम, इसमें Cr3+ डोपेंट होता है इन Al2O3 क्रिस्टल्स। Cr3+ जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता है लेजर एक्शन के लिए। पंपिंग मैकेनिज्म, इसमें ऑप्टिकल पंपिंग होता है। जेनॉन फ्लैश लैम्प से लाइट फेंकते हैं हम बहुत तेज। मैंने शायद ऊपर इलेक्ट्रिकल बोल दिया था, सॉरी, उसको करेक्ट कर लेना। ऑप्टिकल पंपिंग होती है इसमें। जेनॉन फ्लैश जो है वो एकदम से बहुत तेज हाई वेवलेंथ की, मतलब बहुत एनर्जी फेंकती है, हमने ऊपर पढ़ा था, पर थोड़ी सी ही यूज हो पाती है। वेवलेंथ आउटपुट जो इसका आता है वो ये है। नेचर क्या है इसका? पल्स। मैक्सिमम आउटपुट और जनरली फ्यू किलोवाट्स। सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इसकी। हीलियम नियॉन, इसमें हीलियम और नियॉन होता है गैस मिक्सचर। नियॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजर एक्शन, क्योंकि वही मेटास्टेबल स्टेट में आती है E6 से E3 में, और फिर E2 में, और वापस फिर E1 में। और E6 से E3 में आते वक्त वो अपना लेजर का वो छोड़ती है, कितनी होती है? 6328 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। डिफरेंस क्या है बस, ये कंटिन्यूस आती है और ये जो है पल्स में आती है। और ऑब्वियसली पंपिंग मैकेनिज्म भी अलग है उसका। उसका उसका पंपिंग मैकेनिज्म ऑप्टिकल पंपिंग था, इसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। नेचर ऑफ आउटपुट रेडिएशन कंटिन्यूस होती है। मैक्सिमम आउटपुट 100 मिलीवोल्ट, 100 मेगावाट। सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, होलोग्राम इमेज प्रोसेसिंग, बार कोड रीडिंग, ये सारी जगह पे इसकी एप्लीकेशंस हैं। ये बेसिक एप्लीकेशन, मतलब ये हीलियम नियॉन को हमने डिफरेंशिएट नहीं करा, ये वैसे ही एप्लीकेशंस हैं जो इन कॉमन एप्लीकेशन समझ लो। मेडिकल में यूज़ होती है, कम्युनिकेशन में यूज़ होती है, होलोग्राफी में यूज़ होती है, वेल्डिंग कटिंग में यूज़ होती है, लेज़र प्रिंटर्स में। वेल्डिंग कटिंग में आपने सुना होगा लेज़र जो लेज़र वेल्डिंग होती है उसमें यूज़ करते हैं। लेज़र प्रिंटर्स होते हैं जो मेटल पे इम्प्रिंट कर देते हैं बहुत आसानी से। वीडियोस देखी होगी आपने यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, जो नीचे वो प्लेट रखते हैं एक लेज़र की, वो प्लेट रखते हैं मेटल की, उस पे जो है एक एनग्रेव, एक कंप्यूटर में एक फ़ोटो दे देते हैं और लेज़र जो है उसको एनग्रेव कर देती है उस मेटल पे। तो ये बेसिक एप्लीकेशंस थी, और बस इसमें यही है। अगर पूरे चैप्टर को मैं एक बार कंक्लूड करूँ, कंक्लूजन बताऊँ इसका, तो मेन इसमें जो चीज़ें हैं वो एक तो है आपकी ये तीनों, स्टिमुलेटेड, स्पॉन्टेनियस और एब्जॉर्प्शन वाली जो थी। उसके बाद इनमें डिफरेंस, ये वाला मेन है, ये बहुत ही मेन है, और मेरी धमकी याद रखना। उसके बाद रिक्वायरमेंट इतना कुछ आता नहीं है, बट बेसिकली तुम ये लिख सकते हो कि N2 जो है उसमें नंबर ऑफ एटम जो है ज़्यादा होने चाहिए एज कम्पेयर टू N1। फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन का केस आ जाता है। उसके बाद फिर पंपिंग आ जाती है, टाइप्स ऑफ पंपिंग आ जाती है। मेटास्टेबल स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। लेवल ऑफ पंपिंग, अब आप लोगों ने कॉपी रखी होगी तो प्लीज़ शायद लिख लिया होगा जो मैं समझा रहा था। अपनी लैंग्वेज में बना के लिखो, ज़्यादा आसान रहेगा उस पर। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र आता है, बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन, सारे कंपोनेंट बताने होते हैं। रूबी लेज़र और हीलियम नियॉन में पक्का पक्का आता है डिफरेंस, या तो रूबी और हीलियम नियॉन का डिफरेंस आ जाएगा, या फिर आपका डिफरेंस आ जाएगा लेवल 3 लेवल 4 लेज़र एक्शन में। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको समझ आया हो और एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा करके आओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस as much as possible. Thank you.